क्वेश्चन ये है कि एफिडेविट जो होता है कोर्ट में, तो जो व्यक्ति ओथ एडमिनिस्टर कराता है, ओथ एक्ट के अंदर अगर वो अपॉइंटेड व्यक्ति है तो वो ओथ कमिश्नर कहलाता है। तो सिविल कोर्ट में दो तरह का ओथ कमिश्नर हमारे पास है। एक सेशनदार, वो जनरल सूट्स और एप्लीकेशन जहां भी एफिडेविट की आवश्यकता है, जो सिविल कोर्ट रूल्स या सीपीसी कहता है कि कौन सा पिटीशन या मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स का कौन सा पिटीशन, इंटरलोकेटरी पिटीशन या प्लीडिंग्स वेरीफाइड एंड एफिडेविटेड होगा, वो डिसाइड करता है सिविल कोर्ट में सीपीसी का प्रोविज़न और सिविल कोर्ट रूल्स मिला करके। अब अगर एफिडेविट होना ज़रूरी है तो एफिडेविट कहाँ होगा? तो सिविल का मैटर होगा तो उस कोर्ट के सेशनदार के यहाँ होगा। और वो सेशनदार क्या होगा? वो सेशनदार ओथ कमिश्नर है, उसका अपॉइंटमेंट एज ए ओथ कमिश्नर हुआ है ओथ एक्ट के, इंडियन ओथ एक्ट के अंतर्गत हुआ। और ओथ एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को या हाई कोर्ट को ये पावर है ओथ कमिश्नर अपॉइंट करने का। और हाई कोर्ट ओथ कमिश्नर जो सेशनदार को होता है उसको डेलीगेट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को सुविधा के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट जज ओथ कमिश्नर बना देता है कि रिटायर कर गया या ट्रांसफर हो गया या प्रमोशन हो गया। तो फाइल सेशनदार administer oath to any party who presents any pleading or petition in the civil court, the Seshdar acts as a oath commissioner and he is a competent and authorized person to administer oath to such person. सर जो भी एफिडेविट हम फाइल करते हैं उसके नीचे वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के नीचे ओथ कमिश्नर का सर्टिफिकेट होता है ना। अगर कोई भी पिटीशन डाली मैंने ये कि आई बिलीव टू बी ट्रू इन द कंटेंट सो एंड सो, वो वेरिफिकेशन मैंने अपने हिसाब से कर दी। उसके बाद आखिरी में ओथ कमिश्नर का सर्टिफिकेट होता है कि जो भी ओथ कमिश्नर को ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि सो एंड सो हैज अपीयर्ड बिफोर मी एंड ही हैज सोलेमनली अफर्म अबाउट द फैक्ट्स स्टेटेड इन दिस एफिडेविट। कंटेंट्स आर ट्रू है। हाँ, तब वो सर्टिफाई करेगा, तब वो प्रॉपर एफिडेविट माना जाएगा। जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो नोटरी के यहाँ एफिडेविट कराए होंगे, तो नोटरी या तो खुद आइडेंटिफाई करेगा या आप एज ए लॉयर आइडेंटिफाई करते होंगे क्या कि आई, हाँ, स्टैम्प में लिखा रहता है आई सर्टिफाइड दैट सच एंड सच पर्सन हैज साइंड बिफोर मी, आई आइडेंटिफाई हिम। अलग अलग ढंग से इंडोर्समेंट बना सकते हैं। द पर्पस इज दैट द पर्सन हु इज ए डिपोनेंट अंडर द एफिडेविट is being identified by a proper and competent person. So who is the proper and competent person? The lawyer who represents that person is a competent person, and lawyers are supposed to identify that person. In absence of any identifying lawyer, the notary has got power to identify him. अगर वो कोई नोटरी को पहले से जानता पहचानता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। देयर इज नो बार, तो ऐसे में वो लिख देता है ही इज नोन टू मी, तो हो गया सफिशिएंट। तो पहला आइडेंटिफिकेशन जरूरी है और तब वो सर्टिफिकेट देता है, तब वो एफिडेविट कंप्लीट होता है। तो रोल क्या हुआ? एक जो एफिडेविट करता है हु इज कॉल्ड डिपोनेंट, दूसरा एडवोकेट या कोई व्यक्ति अगर आइडेंटिफाई करता है हु इज ऑथराइज्ड टू आइडेंटिफाई, तो ही इज ए आइडेंटिफायर एंड द पर्सन हु इज डिजिग्नेटेड एज ए ओथ कमिश्नर, आइदर ही ए सेशनदार और ए नाजिर और ए नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरी एक्ट, दे आर ओथ कमिश्नर। तो कोर्ट में जो ओथ होता है वो डिपोजिशन के समय जो ओथ होता है, तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, ओथ कराने का पावर है। तो ओथ किस लिए होता है? पहले ओथ लिया जाता है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। वो एफिडेविट में देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सोलेम अफर्मेशन एंड स्टेटमेंट और डिपोजिशन ऑन ओथ। ओथ दोनों जगह होता है, एफिडेविट में भी होता है, लेकिन एफिडेविट में वो कहता है सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर। यहाँ पर क्या है कि पहले वो ओथ लेता है, डिपोजिशन का फॉर्म में ओथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको ओथ अलग से दिलाया जाता है। तो वो ओथ जो दिलाया जाता है वो भी इंडियन ओथ एक्ट के हिसाब से होता है। और आप सिविल कोर्ट रूल्स में देखिएगा देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, सिविल कोर्ट रूल्स में नहीं है, पटना हाई कोर्ट रूल्स में है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन।
ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस? ओथ उसको होता है जो किसी रिलीजन को मानता है और वो किसी को गॉड मानता है, ऑलमाइटी मानता है, सुपर पावर मानता है। तो इन दी नेम ऑफ गॉड, अल्लाह, क्राइस्ट, बाइबिल, गीता, महाभारत, इस सब के नाम पर वो ओथ लेता है। और जो किसी को नहीं मानता है, नास्तिक है, तो वो अफर्मेशन करता है। वो सब प्रावधान बना हुआ है। 297 वाला जो प्रावधान है ये तो सिर्फ एफिडेविट्स के ऊपर लागू हो रहा है ना? गवाही के लिए डेलीगेट आमतौर पे जो जैसे बयान से पहले क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने ओथ करता है कि मैं शपथ पूर्वक ऐसे ऐसे करने का मतलब पहले ठीक आप कह रहे हैं, ठीक आप जो हम बताना चाह रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए। अब सवाल हम जो बताना चाह रहे हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी चीज तो आप समझ रहे हैं। जब तक देखिए कोई भी काम मजिस्ट्रेट ओथ करा रहा है तक पूछा जाएगा कहाँ करा रहा है, कहाँ से पावर है। तो बाकी सब जो देखे हैं वो पावर नहीं दे रहा है, वो प्रोसीजर है। सीआरपीसी जो प्रोसीजर, अब इसमें प्रोसीजर और पावर दोनों इसी में है। सीपीसी में प्रोसीजर आपको ऑर्डर एंड रूल में है और पावर सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर मिला जुला हुआ है, यहाँ सेपरेट नहीं किया गया है। तो वो 164 में उसको स्टेटमेंट लेने का अधिकार है। 200 में सोलेम अफर्मेशन पर यानी ऑन ओथ कंप्लेंट को एग्जामिन करने का अधिकार है। जब ट्रायल शुरू होगा तो डिपोजिशन ऑन ओथ होगा, सब अधिकार है। तो वो अधिकार मिला कहाँ से? वो अधिकार यहाँ से मिला 297। अब पढ़िए, एफिडेविट टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस एक्ट मे बी सोर्न और अफर्म बिफोर। तो किसके समय अफर्म करेगा? अगर अफर्मेशन होगा तो अफर्म करेगा, और अगर सोले में स्टेटमेंट होगा तो स्वर्ण करेगा। इसीलिए दोनों वर्ड लिखा गया, स्वर्ण और अफर्म बिफोर एनी जज और एनी जुडिशियल और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी कि बाई वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जज, जो जज है उसको अधिकार हो गया एडमिनिस्टर कराने का, उसके बिफोर अफर्म करेगा। और दूसरा एनी कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जैसा कि आपको बता दिया हाई कोर्ट करेगा या सेशन जज भी एडमिनिस्टर करता है, और सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज। तीसरा है एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर दी नोटरी एक्ट 1952। तो नोटरी एक्ट अलग है, 52 के पहले नोटरी नहीं था, लेकिन तीनों का एफिडेविट वैलिड है। अब यहाँ पर कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, जो बताते हैं। बहुत जगह तो हमने करेक्ट करवाया है, ये आप पहले समझ लिए तब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ओथ कमिश्नर कंस्टिट्यूट होता है या अपॉइंट होता है अंडर दी इंडियन ओथ एक्ट, ठीक है। जज को इंडियन ओथ एक्ट में कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं है। जज या मजिस्ट्रेट, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसको ओथ एक्ट में इम्पावर नहीं किया जाता है। इप्सो फैक्टो जज बिकम्स entitled to administer oath by virtue of section 297। जैसे ही अगर आप जज की तरह या मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ये पावर आपको ये है, इम्बेडेड है। दिस पावर इज इम्बेडेड इन योर पोस्ट इटसेल्फ। और सब क्लॉज बी जो है वो सेसदार और नाजिर के लिए है, ये समझ गए। उसके लिए नोटिफाई करना पड़ता है। अब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, सेशन जज का हो सकता है। ये क्लियर हो गया। और तीसरा हो गया नोटरी, उसके लिए अलग है नोटरीज एक्ट में, जो कोई भी वकील बहाल होते हैं। नोटरी भी दो तरह का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, और उसका भी जुडिक्शन अलग अलग होता है। स्टेट नोटरी का स्टेट जुडिक्शन होता है, और यूनियन टेरिटरी के लिए और इंटायर नेशन के लिए वो सेंट्रल एक्ट से होता है। यूनियन ऑफ इंडिया जो करती है वो पूरे इंडिया के लिए वो उसका जुडिक्शन होता है नोटरी का। ये समझ गए। तो अब आपके यहाँ कोई क्रिमिनल केस में कोई एफिडेविट लाता है और नोटरी से करा के ले आता है, इस सब क्लॉज सी में, तो वो भी एक्सेप्टेबल है एंड वैलिड है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो सीआरपीसी के अंदर जनरली ऐसा कम एफिडेविट होता है। वो आप देखिएगा बेल उल के टाइम में कुछ एफिडेविट करा के लाता है, या बेलर का एफिडेविट वगैरह लोग मांगते हैं तो वो लाता है। मेन ट्रायल में बाहर के एफिडेविट का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट 200 में एग्जामिन होगा, तो मजिस्ट्रेट ही उसको ऑन ओथ एग्जामिन करेगा।
दूसरा, अगर डिपोजिशन होगा तो मजिस्ट्रेट के सामने ओथ होगा, उसका डिपोजिशन रिकॉर्ड होगा। 313 का जो एग्जामिनेशन होता है एक्यूज्ड का, उसमें ओथ नहीं होता है, लेकिन 164 का होता है तो उसमें फिर ओथ होता है। वो होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एनी विटनेस का या विक्टिम का या इन्फॉर्मेंट का। तो इतना ही प्रावधान है जहाँ पर ओथ होता है, तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जनरल पर्पस, लेकिन सीपीसी में इसका आपको महत्व मिलेगा, जो बताएंगे। सीपीसी में ज़्यादा यूज है, जैसे आजकल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो प्लीडिंग के डिफिनेशन में आता है, उसके अलावा अदर पिटीशंस जिसमें वेरिफिकेशन और एफिडेविट रहना जरूरी है, ये सब नोटरी के यहाँ वेरीफाई करा के एफिडेविट करा के लोग फाइल करते हैं। तो इट इज़ गुड एंड वैलिड, क्योंकि इसी तरह का प्रोविजन सीपीसी में भी है। वो निकालिए सीपीसी में कहाँ है, 297 नोट कर लीजिए डायरी में, अब याद रहेगा ना, अब कभी नहीं भूलिएगा। अब सीपीसी में निकालिए कहाँ है, वो एक सेक्शन है जो इसी तरह का है वहाँ भी। नहीं मिला, वो तो एफिडेविट 139। 139, ठीक। देखिए 139 में भी उसी तरह का मिलेगा आपको। इन द केस ऑफ एनी एफिडेविट अंडर दिस कोड, तो सीपीसी के अंदर जो एफिडेविट यूज होगा उसके लिए एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो जो कोर्ट है, कोर्ट के डिफिनेशन में आता है वो, या मजिस्ट्रेट, उसको पावर है। दूसरा में है एनी नोटरी, जो सीआरपीसी में देखे सेम प्रोविजन। तीसरा में है आपका एनी ऑफिसर और अदर पर्सन हु में हाई कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो सिविल सिजदार के लिए हाई कोर्ट करेगा, क्रिमिनल सिजदार के लिए देखिए सेशंस जज भी वहां लिखा हुआ है। सी में है एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी अदर कोर्ट विच द स्टेट गवर्नमेंट है जनरली और स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट जज को कर दिया ऑथराइज, तो यहाँ पर आकर के सिविल सिजदार भी ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकता है, मे एडमिनिस्टर ओथ टू दी डिपोनेंट। तो अगर कभी किसी केस में ऐसा, तो ये सब ऐसा फंडामेंटल चीज़ है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आगे के स्टेज में कहीं कोई डिस्प्यूट हो कि ये प्लीडिंग वैलिड नहीं है, प्रॉपरली एफिडेविटेड नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं, ऐसा 100 में 1000 में केस कभी आ सकता है, और वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है डिसाइड करने का कि रिजेक्ट होगा इस ग्राउंड पर कि नहीं होगा। तो वो देखना पड़ेगा कि प्रॉपर एफिडेविटेड है कि नहीं। प्रॉपर एफिडेविट है तो 3 पार्टी हो गया एफिडेविट में, एक जो एफिडेविट करने वाला डिपोनेंट हो गया, दूसरा जो ओथ एडमिनिस्टर करने वाला ओथ कमिश्नर हो गया, और तीसरा जो आइडेंटिफायर है। और तीनों का तालमेल अगर मिलता है, राहु केतु शनि एकदम सही पोजीशन पर है, तभी वो सही मिलेगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा, वो एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। और जैसे बहुत सा चीज़ पिटीशन है जिसमें कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, ऐसा लैंग्वेज सीपीसी में मिलेगा, इवन इंजंक्शन में और अदर लैंग्वेज में मिलेगा। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड और एफिडेविट और अदरवाइज, अगर अभी हमको इमीडिएट रिलीफ लेना है और हमारे पास कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोर्ट के सामने एविडेंस का स्टेज नहीं आया है, हम चाहते हैं कि क्विक रिलीफ मिले, चूँकि उससे हमको नुकसान होगा अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग एफिडेविट पर फैक्ट्स देते हैं। द कोर्ट हैज़ टू रिलाई अपॉन दैट एफिडेविट। जहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल फैक्ट स्टेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एनी पार्टी वांट्स सर्टेन रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, देन ऑल सच पिटीशन मस्ट बी सपोर्टेड विथ एफिडेविट। तो सीपीसी में आप जाइए, एफिडेविट पहले नहीं था, जानकारी के लिए बता देते हैं, आप पहले सिर्फ वेरिफिकेशन होता था। कहाँ पर प्रावधान वेरिफिकेशन का, आप निकालिए जल्दी से। ऑर्डर 8 रूल 15 है, ऑर्डर 7 का, प्लेंट का जो प्लीडिंग्स का। ऑर्डर 7 नहीं है, 615 होगा, 615। हाँ निकालिए, ठीक है 615। सर इसका इनका जो क्वेश्चन था वो रहेगा कि ये तो एफिडेविट के बारे में बात हो रही है, जो हम नॉर्मल वोट करवाते हैं
क्रिमिनल कोड के अंदर कि आप जो भी बोलेंगे सब बोल रहे हैं, वो कहाँ से पावर ड्राइव हो रही इसी से तो है। इसी से embedded हो रही है। हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं आप, इसी से। कोर्ट को पावर है ना, जैसे ही आप कोर्ट हो गए तो आपको पावर हो गया, उस आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आइए सीपीसी में आइए वेरिफिकेशन। आप पढ़ लीजिए, आप मने मन पढ़ लीजिए तो हम बता देंगे। उसी में देख लीजिएगा, सब क्लॉज 4 अमेंडमेंट से आया है, पहले नहीं था। इस इतना ही हमको बताना है आपको। एक से लेकर के 3 सब क्लाउज जो है वो पहले से था, 4 क्लाउज जो है वो बाद में आया। सर आज थोड़ा 5 मिनट पहले छोड़ दें, वो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ क्योंकि पहले ही बुला दिया गया था। आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं? सर ऑनरेबल के चक्कर खबर आई में कि अरे, न्यायमूर्ति आ रहे हैं तो इसलिए हम जल्दी जल्दी लौटे आए, तब पता चला कि तो इतना लेट से कैसे? हम तो क्लास 10 में शुरू किए हैं। सर, हम सर, जल्दी हमें आ जल्दी बुलाया गया था, हम लोग जल्दी बुलाया गया था कि कोई नहीं। न्यायमूर्ति आ सकते हैं, इसलिए आप जल्दी मत लीजिए। उसमें बड़ा गड़बड़। लीजिए, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। हैं, हम पढ़ाएंगे आप। ऐसे 1:15 तक है क्लास का टाइम ने? एक 1 बजे तक क्लास का टाइम है। 1 बजे तक है, 1 बज गया यस सर, 5 मिनट बाकी है। तो अब तो मेरा क्लास खत्म न है। यस सर, 3 क्लास है। हाँ। लेकिन सब 3 क्लास अब बहुत सर, अच्छी दिन में 3 क्लास ही ले सकते हैं। है। ले नहीं सकते, लेने का क्या? लेने ले लेगा तो हम तो पूरा क्लास लेते हैं, लेकिन इन लोग को कुछ प्रॉब्लम है। तो आफ्टर लंच आप बाकी कुणाल सर ही करेंगे। कुणाल से बात करें। कुणाल सर से बात सर आप जा रहे हैं अभी लंच के बाद? तो हम तो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमको है क्या? हम फिर हमारा जो मॉर्निंग में इंगेजमेंट था, पहले हमको लंच के बाद आना था, तो सब क्लाइंट को बोल दिए फ़ोन करके कि 2 बजे के बाद आना ऑफिस में। लेकिन ये टॉपिक आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा था, एक क्लास और होगा तो हम लंच लेंगे, यहीं ले लेंगे लंच और उसके बाद ख़त्म कर देंगे। आप लोग कोई छोड़ देते हैं सर, हमें तो वो वाली लेनी इच्छा है। तो हमारी यही है सर, हैं? इच्छा तो हमारी यही है, लंच लेके आप एक आध क्लास और लीजिए। अब तो टाइम भी तो हो ही गया है 5 Yes, मिनट। sir. हाँ तो सर और दिन लगवा लेंगे सर, तो आप अगले दिन लगवा लेंगे। आज ना हो पाए तो किसी और दिन। हाँ, तो ये सब तो बहुत बार ये लोग प्रॉब्लम झेले हुए हैं, लेकिन बहुत सा कारण है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हर जगह कुछ ना कुछ एक टाइम था कि पूरा रूटीन में RKP सिंह लिखा रहता था, तो उससे फैकल्टी को भी डिफिकल्टी हुई और नीचे से लेके ऊपर लोग को भी डिफिकल्टी होती। बहुत कुछ होता है, कुछ अंडरस्टूड है, कुछ अंडरग्राउंड है। और जबकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम सिर्फ इतना लोगों का मेरे प्रति रिस्पेक्ट और प्यार है, और हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे अफसर लोग आ रहे हैं, उन लोग को ज्ञान की कमी से बहुत अन्याय हो जाएगा अगर गलत फैसला करेंगे। तो पब्लिक को न्याय मिले, इसलिए हम अपना टाइम एनर्जी बर्बाद करते हैं, ताकि अच्छा क्वालिटी जजमेंट आए, अच्छे लोग आए, ऊपर तक पहुँचे आप लोग, तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसको कंक्लूड कर देते हैं। क्या आप पूछे थे? वेरिफिकेशन वाला है। हाँ, देखिए, द पर्सन वेरीफाई द प्लीडिंग्स एंड ऑल्सो फर्निश एंड एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। ये 2002 का अमेंडमेंट आया। ये 2002 का अमेंडमेंट तो आपको मालूम है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल CPC में रहा था, जिसके लिए लॉ मिनिस्टर कौन थे जिनको छोड़ना पड़ा गद्दी? नामी वकील सुप्रीम कोर्ट के। उस टाइम भाजपा की सरकार थी। हाँ, सीनियर मोस्ट। नॉन फॉरेन नाम है उनका, नाम नहीं नहीं, अरे राम जेठमलानी। राम जेठमलानी। दिल्ली के वकील तो उनको मैन हैंडल किया था पूरा। पूरा मैन हैंडल किया, बेइज्जत किया। तो खैर उसके बारे में बात बता। उसमें बहुत सा ऑब्जेक्शनेबल वकीलों के लिए दिल्ली का वकील बहुत एरोगेंट होकर के बिहेव किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चैलेंज भी हुआ था। सालेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो रिपोर्टेड केस है। उसमें अमेंडेड प्रोविज़न को, तो बहुत सा अमेंडेड प्रोविज़न को हटा दिया गया। तो 99 में अमेंडमेंट आया और 2002 से लागू हुआ, जुलाई से। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए कि पहले जो एफिडेविट होता था उसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता था कि मटेरियल फैक्ट्स है तो आप स्टेटमेंट ऑन ओथ दीजिए, अदरवाइज ओनली वेरिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड।
But after this amendment, it has become mandatory. If any important petition, अब pleading में तो पहले अप्लाई कीजिए. If any pleading is not verified and that verification is not supported by affidavit, then it is fit to be rejected. रिजेक्टेड होने लायक है, लेकिन हम बताते हैं कि रिजेक्ट करना इनजस्टिस होगा. आप एक मौका दीजिए रेक्टिफिकेशन के लिए. आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है, या प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, या विदाउट एफिडेविट है, गेट इट कंप्लीट. ये सिजदार नहीं रिपोर्ट करता है. सिजदार सिर्फ उसको यहाँ पर है ट्रेडिशनली, चूँकि दे आर नॉट वेल वर्स, उन लोगों को लॉ की जानकारी नहीं है और प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होता. और पुराने सिजदार लोग बाई एक्सपीरियंस लोग जान जाते थे, प्रिजाइडिंग अफसर को हेल्प करते थे. लेकिन सब पुराने लोग ख़त्म हो गए, रिटायर कर गए. अब नए नए लोग हैं, उन लोग जानते नहीं हैं. नौकरी तो बहुत कारण से मिलती है, तो नौकरी में आ गया, लेकिन दे डू नॉट नो. नाजिर और पूरे बिहार के नाजिर और सिजदार का जब क्लास लगा था 2-3 साल पहले, कोरोना पेंडेमिक के पहले, तो कोई पढ़ाने वाले नहीं थे. होल डे क्लास हम लिए थे. एक दिन नाजिर का होल डे, एक दिन सिजदार का. तो उसमें 2 ही सिजदार मिला था और एक नाजिर जो जानकार था, बाकी सब ऐसे ही था. तो इसलिए हमको पूरा आइडिया है. और उसका जितना प्रॉब्लम था, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम. उसके बाद से फिर ट्रेनिंग नहीं लगी है. परहैप्स वो मेरा क्लास काफ़ी इफेक्टिव रहा, इसलिए लोग काम कर रहे हैं. तो उन लोग आपको हेल्प कर सकते हैं अगर वो नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस है. फिर भी जो तरीका है वो स्टैम्प रिपोर्ट करने का, उसका सारा चीज़ रिपोर्ट करना है. लेकिन अदर लॉ तो वो जानता नहीं. कोर्ट फीस का कुछ सेट फार्मूला है कि पार्टीशन सूट है तो इतना लगेगा, डिक्लेरेटरी है तो इतना लगेगा, अदर सूट है तो उसमें एडवोरम लगेगा. यही वो रिपोर्ट करता है. हाँ, लिमिटेशन वगैरह उसको अगर कुछ जानकारी है मोटा मोटी तो कर सकता है, लीजिए नहीं कर. तो रोल ऑफ दिस सिजदार is dual. One is as a oath commissioner and second is as a stamp reporter. Stamp reporter में इसको हाई कोर्ट्स में बोलते हैं टैक्स ऑफिसर. दिल्ली हाई कोर्ट, ये इंडिया के जितने हाई कोर्ट हैं, दे आर कॉल्ड टैक्स. तो टैक्सिंग ऑफिसर, उसका जो हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से उसका जो रिपोर्ट होता है वो फाइनल होता है. वो रजिस्ट्रार वगैरह, हेड क्लर्क वगैरह, उसका जो भी होता है उसको काट नहीं सकता. वो फिर बेंच में जाता है, जुडिशियल ऑर्डर से ओवर रूल होता है. तो आपका सिजदार जो अगर रिपोर्ट कर दिया तो बाई जुडिशियल ऑर्डर आप उसको ओवर रूल कर सकते हैं. लेकिन अगर जज भी नहीं जानता है, सिजदार गलत कर दिया, तो जनरली अडॉप्ट कर लेता है. जेन्युइन ग्रीवांस भी कुछ मैटर हाईकोर्ट में आता है, 100 में एक आध मैटर हाईकोर्ट आता है कि सिजदार submitted a wrong report and the presiding officer has also accepted that wrong report. तो रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. नहीं, आप उसको ओवररूल करके कर सकते हैं. सपोज मान लीजिए कि वो कह दिया कि एडवोरम कोर्ट फीस लगेगा, तो आप कह सकते हैं नो एडवोरम कोर्ट इज नॉट पेबल. इट इज अ केस ऑफ फिक्स्ड कोर्ट फीस, इज अ केस ऑफ डिक्लेरेटिव कोर्ट फीस. कह सकते हैं. प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन में अगर दूसरी पार्टी नहीं कर रहा तो हाँ, अपने भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन से भी कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट को सेटिसाइड करके फिर से डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस लाइन पर फ्रेश रिपोर्ट करें. सारा ऑप्शन है. आई थिंक ओथ के बारे में भी आपका कंप्लीट हो गया. जो कन्फ्यूजन है कहाँ कहाँ ओथ हो सकता है. हाँ, जो रेलिवेंट बात ओथ के लिए बताना चाह रहे हैं, जैसे सिविल जज आप काम कीजिएगा तो आपके यहाँ नोटरी का किया हुआ ओथ है, वो वैलिड है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं. अभी नालंदा जिला का न्यूज़ आ रहा है, आज से करीब करीब 40 साल पहले नालंदा जिला में नोटरी का ओथ एक्सेप्टेबल था हर कोर्ट में. एक सिजदार साहब आए डिस्ट्रिक्ट जज के, वो थोड़ा इंटेलिजेंट थे और डिस्ट्रिक्ट जज के सिजदार हुए. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को कन्विंस किया कि नोटरी वाले लोग बगैर डिपोनेंट के रहे हुए कर देते हैं एफिडेविट इन एब्सेंसिया, और गलत सलत कर देते हैं, इसलिए कोर्ट में ही कराने का आदेश दिया. तो उन्होंने कोई रिटन ऑर्डर नहीं किया, वर्बली आदेश दे दिया कि जो भी होगा कोर्ट के सिजदार के सामने एफिडेविट होगा वही एक्सेप्टेबल होगा. तो सारे नोटरी जो एडवोकेट्स से बेचारे, उन लोग को बहुत मैंने कही दुकान बंद हो गई उन लोगों की. मैक्सिमम प्लीडिंग्स तो नोटरी लोग करते थे. कुछ दिन के बाद हम एक केस में बहस करने गए थे, डिस्ट्रिक्ट जज कहते सब नोटरी लोग हमसे मिले, बोले सर ऐसा ऐसा यहाँ है. तो हम कहा कि नोटरी एक्ट लाइए, हम डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ केस बहस करने जा रहे हैं और उस केस में आप